Hello my dear friends, this is Manjul Sharma. Welcome to my YouTube channel Interesting Social Science. Dear friends, आज हम बात करेंगे पार्ट 5 के बारे में। हिस्ट्री का हमने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हमने द एज ऑफ रेवोल्यूशंस में इसकी जो इंट्रोडक्शन थी उसको समझ लिया था। 1830 से लेकर के 1848 के बीच में क्या हुआ रहा था उसके बारे में हमने यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइनोपल जो हुआ था 1832 के अंदर, ओके, उस चीज़ को हमने देख लिया था। उसके आगे हमने 3.1 द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग को आज हमने समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। Okay, so let's start. The romantic imagination and national feeling. Romantic imagination and national feeling का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक ऐसी imagination जो हमारे अंदर nationalism की भावना को पैदा करे। So let's start. The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. Culture played an important role in creating the idea of nation. Art and poetry, stories and music helped express and shape nationalist feelings. यहाँ पे जो लोग थे, जैसे पोइट थे, ओके, इन्होंने माना कि जो नेशनलिज्म है वो सिर्फ़ और सिर्फ बाउंड्री को एक्सपेंड करके, लड़ाई लड़के, ओके, टेरिटोरियल एक्सपेंशन और वॉर के ज़रिए नहीं आएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, जो हमें क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, उसमें हमारा आर्ट है, पोइट्री है, स्टोरीज़ है, म्यूज़िक है, ओके। तो इन सब के बारे में बताया गया कि ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करेगी एक नेशनलिज्म को बढ़ाने में, एक देशभक्ति की भावना पैदा करने में। सो लेट अस लुक एट द रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट विच साउट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट. रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन and science and focused instead on emotions, institution, mystical feelings. देखिए, जो लोग रोमांटिसिज्म को मानते हैं, जैसे पोइट्स वगैरह हैं, ये साइंस पे बिलीव नहीं करते and their efforts was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation. इसमें बताया गया कि जितने भी हमारे एफर्ट्स हैं वो किस लिए होने चाहिए? टू शेयर अ कलेक्टिव हेरिटेज, मतलब इकट्ठे होकर के सभी जो लोग, जब हम नेशन की डिमांड करेंगे और नेशन के लिए काम करेंगे तो तभी हमें एक नेशन जो है वो मिल जाएगा। एंड इसमें बात कही अ कॉमन कल्चरल पास्ट की, जो हमारे पास्ट में जो हमारा कल्चर था उसको फॉलो करना, ओके, एज द बेसिस ऑफ नेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे बताता है कि other romanticism such as the German philosophers John Gottfried Herder 1744 to 1803 claimed that true German culture was to be discovered among the common people. Das Bock, ठीक है ना। यहाँ पे एक रोमांटिक्स जो थे उसमें जर्मन फिलोसोफर थे जॉन गॉटफ्राइड हार्डर, उन्होंने क्लेम किया कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, ठीक है ना। दास वोक उसको कहा गया। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वोकिस्ट वॉज पॉपुलराइज्ड। तो लोगों के अंदर जो फोक सॉन्ग है उनको गाना, फोक पोइट्री, फोक डांसेस है, इन सब की जो स्पिरिट है, ठीक है ना, यही हमारे नेशन को क्या कर सकती है, हमारी कंट्री को एक नेशन स्टेट बना सकती है। वॉज पॉपुलराइज्ड एंड सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग these forms of folk culture was essential to project of nation building. तो हमारे कंट्री के अंदर क्या होना चाहिए, यानी कि नेशन बिल्डिंग में जितने भी हमारे ये पोइट्री है, फोक सॉन्ग है, फोक डांसेस है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नेशन बिल्डिंग के अंदर। एक राष्ट्र के निर्माण में इन सब की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नेक्स्ट में बात करते हैं
The emphasis on the vernacular languages and the collection of local folklore was not just recovered an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate. अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, यानी कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, और जो कलेक्शन है लोकल फोक फ्लोर की, जैसे कि लोकल सॉन्ग जो है गाए जाते हैं, ठीक है, वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एंड एन एंशियंट नेशनल स्पिरिट, ये सारी चीज़ें काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, बट ऑल्सो कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज, ठीक है ना, जो मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज है हमें उसको फॉलो करना चाहिए टू लार्ज ऑडियंसेस हु वर मोस्टली इलिटरेट, और उसमें जो सबसे ज़्यादा ऑडियंसेस थी, जो सुनने वाले लोग थे, वो इलिटरेट थे. एंड दिस वॉज स्पेशली शो इन द केस ऑफ पोलैंड which had been partitioned at the end of the 18th century by the great powers रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया. अब इसमें पोलैंड की अगर हम बात करें तो पोलैंड को पार्टीशन कर दिया गया था रशिया, पर्शिया और जर्मनी के द्वारा 18th सेंचुरी के अंदर. इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, अगर हम बात करें तो पोलैंड एक लंबे टाइम तक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रहा था. एंड नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेजेस, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर जो नेशनल फीलिंग थी वो अभी भी जिंदा थी, किसके ज़रिए, म्यूजिक और लैंग्वेज के ज़रिए. करोल क्रोपेंस्की फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ये पोइट रहे, इन्होंने क्या बोला, फॉर एग्ज़ाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपराज एंड म्यूज़िक, उन्होंने सॉन्ग वगैरह गाए, ओपराज वगैरह जो था उसका उन्होंने यूज़ किया. टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलोनाइज एंड मजूरका इनटू द नेशनलिस्ट सिंबल्स. तो एक नेशनल मूवमेंट के अंदर ये जो करोल थे, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, म्यूजिक गाने गा करके, ओपराज बजा करके, ठीक है ना. तो एक लोगों के अंदर इन्होंने स्पिरिट पैदा करने की कोशिश की ताकि लोगों को पता चले कि जो नेशन स्टेट है उसको कैसे बिल्ड किया जा सकता है. नेक्स्ट में बोलता है कि लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स. ये जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं, जैसे कि राष्ट्रवादी जो हमारे धारणा है, यानी कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो राष्ट्र से जुड़े हुए हमारे इमोशंस हैं, ओके, ये जस्ट लैंग्वेज के द्वारा, लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. यहाँ पे जो लैंग्वेज है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक नेशन बिल्डिंग स्टेट के अंदर. आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर. यहाँ पे कहा गया कि जब रशिया ने पोलैंड के ऊपर रूल किया था, ओके, उसको ऑक्यूपाई कर दिया गया था, तो ज़बरदस्ती फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स, यहाँ से क्या किया गया, जो पोलिश लैंग्वेज थी उसको ज़बरदस्ती हटा दिया गया, जो पोलिश लैंग्वेजेस थे वहाँ से इसको हटा दिया गया. एंड रशियन लैंग्वेजेस को इम्पोज किया गया एवरीवेयर, हर जगह पे जो रशियन लैंग्वेज थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया और पोलिश जो लैंग्वेज थी उसको हटा दिया गया. इन 1831 एन आर्म्ड रेबिलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश. यहाँ पे क्या बोला गया कि 1831 के अंदर एक आर्म्ड रेबिलियन हुआ अगेंस्ट रशियन रूल, उसको भी उन्होंने क्रश कर दिया गया, दबा दिया गया. एंड फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगन टू यूज़ लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस. अगर हम बात करें जैसे कि नेक्स्ट की, तो मेंबर ऑफ क्लर्जी इन पोलैंड, उन्होंने लैंग्वेज को एक हथियार बनाया, एक वेपन बनाया नेशनल रेजिस्टेंट में. पुलिस वॉज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस. जो पुलिस थी वो यूज़ की जाती थी चर्च गैदरिंग में एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में. मतलब लोगों ने बोला कि भाई अगर हमने एक राष्ट्र, एक नेशन बिल्ड स्टेट करनी है, नेशन बनाना है, तो हमें अपने लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. तो फिर क्या हुआ कि पुलिस को यूज़ किया जाने लगा चर्च गैदरिंग में और अदर जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस थी वहाँ पे. एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बाइशॉप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज़ एज अ पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रशियन. और इसमें बहुत से लोगों को जेल में डाल दिया क्योंकि वो
जो रशियन लैंग्वेज थी उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे ये माना जाता था कि अगर रशियन लैंग्वेजेस को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो देशद्रोही है और उसको रशिया में यानी उस कंट्री के अंदर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई। द यूज़ ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। तो उसके कहने का मतलब क्या था कि जो पोलिश एक लैंग्वेज है, अगर उसको यहाँ पे बोला जाता है तो इसका क्या मतलब है कि वो रशिया को डोमिनेट कर रहा है, ठीक है ना, एक रशिया के अगेंस्ट जा रहा है। तो ये था रोमांटिसिज्म, जिसमें कहा गया कि कैसे एक जो लैंग्वेज है और जो पोइट्री है, जो सॉन्ग है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी नेशन बिल्डिंग में, किसी भी राष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। 3.2 हमारा पॉइंट है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। इसमें देखो, द 1830s वर ईयर्स ऑफ अ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830 का जो समय रहा था वो यूरोप के अंदर एक ऐसा टाइम था जो हार्डशिप और एक इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पे ज़्यादा हुए, ठीक है ना। यहाँ पे जो इकोनॉमिक हार्डशिप थी वो ज़्यादा हो गई। कहने का मतलब क्या है कि लोगों के पास अब काम करने के लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं था, तो यहाँ पे उनको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वो कौन कौन सी थी देखो। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw enormous increases in the population all over the Europe। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे 3 कारण बताइए जिसकी वजह से यूरोप के अंदर जो हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट की तरफ गया। तो इसमें पहला पॉइंट तो ये आ जाएगा कि ओवर पॉपुलेशन, ठीक है ना। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो दिखती सी बात है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम क्रिएट होने का मतलब क्या है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज का उतने ज़्यादा ही यूज़ होगा। तो इसीलिए जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारा रिसोर्सेज भी उनके लिए पूरा करने के लिए अवेलेबल होने चाहिए। तो पहला पॉइंट आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन मोस्ट कंट्रीज़ देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए वहाँ पे जो जॉब लेने वाले हैं वो ज़्यादा है, ओके, और जो काम है करने के लिए वो कम हो चुका है, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़ माइग्रेटेड टू सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। अब जो गांव के अंदर जो लोग रह रहे थे अब वो शहरों की तरफ जा रहे थे, और जब शहरों की तरफ गए तो वो स्लम्स के अंदर रहना पड़ा, उनको मजबूरी थी उनकी। एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस्ड देन अदर कॉन्टिनेंट। अब देखो क्या हो रहा था, यूरोप के अंदर जितने भी ये छोटे पीजेंट्स थे, छोटे काम करने वाले थे या छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ओके, छोटे वर्कर्स थे जो लोग हाथ से काम करते थे, ओके, इनका जो मुकाबला था, एक स्टिफ कंपटीशन हो रहा था जो इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, यानी कि मशीनों से। अब मशीनों के अंदर जो चीज़ें बन रही थी इट वाज वेरी गुड, बट जो लोग हाथ से चीज़ें बना रहे थे एक तो वो कॉस्टली थी, ओके, और उनको बनाने में टाइम लग रहा था। तो उनका जो कंपटीशन था वो इंग्लैंड में हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि वहाँ से जो चीज़ें इंपोर्ट की जा रही थी उससे हो रहा था, और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई। एंड दिस वाज स्पेशली शो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। यहाँ पे कपड़े में सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखी गई, विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। बहुत ही कम जगहें थी जो मैकेनाइज थी, यानी कि मशीनों का यूज़ जहाँ पे होता था, बाकी जो काम था वो हाथ वगैरह से ही किया जाता था। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप दे वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर, ठीक है ना। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर। जो एरिस्टोक्रेसी थी अभी भी कुछ रीजन्स के अंदर यूरोप के अंदर वो पावर में थी। एंड पीजेंट्स स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन। और जो पीजेंट्स थे, जो किसान लोग थे, वो अभी भी एक फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस के अंदर, मतलब उस बर्डन के अंदर जी रहे थे। द राइज ऑफ फूड प्राइजेज और अ ईयर बैड हार्वेस्ट हैड द वाइड स्प्रेड पॉपुलरिज्म इन टाउन एंड कंट्री। और जैसे ही जो खाने पीने का जो प्राइजेज है बढ़ जाते हैं और बैड हार्वेस्ट होने की वजह से लोगों के अंदर जो
एक जो ज़रूरत है उनकी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वहाँ पे जो स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। नेक्स्ट में देखो क्या बोलता है, द ईयर 1848 was one such year. Food shortages and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. It's a very important point. 1848 के अंदर आप लोग याद रखेंगे कि पेरिस में जितने भी लोग थे वो सड़कों पे आ गए। क्यों सड़कों पे आ गए? ड्यू टू द फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों के पास रोजगार नहीं था, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा फैल गई और फूड शॉर्टेज, खाने की इतनी ज़्यादा कमी हो गई कि वो लोग रोड पे आ गए। एंड पेरिस की ये बात हो रही है। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुई फिलिप वॉज फोर्स्ड टू फ्ली। अब देखिए लुई फिलिप, जिसको हमने पढ़ा था कि 1815 के सराउंडिंग में फिर से जो मोनार्की थी सेटअप किया गया था उसका, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर पढ़ा था कि मोनार्की वहाँ पे होती थी, मोनार्की को हटाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है, फिर आफ्टर दैट नेपोलियन को हटाने के बाद फिर से जो मोनार्की है उसको फिर से लाया जाता है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, जो लुई फिलिप था उसको फोर्स टू फ्ली, यहाँ से वो बैरिकेड तोड़ करके वहाँ से वो भागा। एंड a national assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult male about 21। अब देखो क्या हुआ, जो नेशनल असेंबली थी वहाँ पे उन्होंने प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक एंड उन्होंने ग्रांट कर दिया जितने भी जो सफरेज थे, सफरेज टू ऑल अडल्ट्स, जितने भी लोग 21 साल से ऊपर थे उनको जो वोट देने का अधिकार है, राइट टू वर्क का अधिकार है, वो दे दिया गया, गारंट कर दिया गया। एंड नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप। ओके, और नेशनल वर्कशॉप्स लगाई गई जहाँ पे लोगों को रोज़गार दिया जाता था। अर्लियन 1845। अब देखो एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1845 के अंदर क्या हुआ। 1848 के अंदर हमने देख लिया कि जो लुई फिलिप था वो बैरिकेड तोड़ करके भाग गया, क्योंकि लोग जो थे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे और नेशनल असेंबली बनी। नेशनल असेंबली के अंदर बोला गया कि जो भी 21 साल से ऊपर है उसको रोज़गार दिया जाएगा और उसको वोट देने का अधिकार है, तो इसलिए वहाँ पे वर्कशॉप्स लगाई गई। 1845 के अंदर जो वेबर्स थे सिल्सिया में हैड लेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। इन्होंने रिवॉल्ट की जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके खिलाफ। हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल एंड गेव देम ऑर्डर फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल्स बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स। जो लोग जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो लोग रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते थे, ठीक है, रॉ मटेरियल एंड किसको, जो भी वहाँ पे वेवर्स थे, जो मजदूर वगैरह थे। 1845 वेवर्स इन सिल्सिया हैड led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them order for finished textile but drastically reduced their payment। यानी ये जो लोग थे ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर लोग थे वो क्या करते थे, इनकी जो पेमेंट थी उसको रिड्यूस कर देते थे, ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, मतलब बहुत ही कम पैसे उनको दिए जाते थे। द जर्नलिस्ट विलहेम वॉल्फ डिस्क्राइब्ड द इवेंट इन सिल्सिया विलेज एज फॉलोज। तो एक नीचे कहानी दे रखी है कि क्या हुआ। इन दिस विलेज 18,000 inhabitant, cotton weaving the most widespread occupation, the misery of the worker is extreme, the desperate needs for jobs has been taken advantage of the contractor to reduce the prices of goods they order, and a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in the Paris। तो इसमें से क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे दे रखा है, आप लोगों को समझ आ जाएगा तो उसको आप पढ़ सकते हो। तो ये था हंगर हार्डशिप के बारे में हमने पढ़ा। अब बात करते हैं 3.3 की। 1848 के अंदर क्या हुआ, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। हमने 1848 के अंदर देखा था कि जो रेवोल्यूशन लोगों ने किया उसमें लिबरल्स थे, ठीक है ना, और जो कंजर्वेटिव्स थे यानी कि जो मोनार्क था वो अभी भी कहीं ना कहीं चाह रहा था कि हम लोगों के ऊपर रूल ही करें। तो क्या होता है, पैरेलल टू द रिवॉल्ट ऑफ द पुअर अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज इन ईयर 1848,
रेवोल्यूशन लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडरवे। तो 1848 के अंदर जो रेवोल्यूशन किया गया और लिबरल्स के द्वारा, उसमें मोस्टली जो लोग थे वो एजुकेटेड मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। एंड इवेंट्स ऑफ February 1848 in France had brought about the abdication of monarch and republic based on universal male suffrage had been proclaimed। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि लुई फिलिप को हटा दिया जाता है, मोनार्की को हटा दिया जाता है और नेशनल असेंबली बनती है। एंड नेशनल असेंबली यहाँ पे बोलती है यूनिवर्सल मेल सफरेज, मतलब जो भी मेल 21 साल से ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार है। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशंस स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट। देखो यूरोप के जो अदर पार्ट्स थे, है ना, इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट। अभी भी यूरोप के जो बहुत से पार्ट्स थे वहाँ पे इंडिपेंडेंट जो नेशन स्टेट थी वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। उसमें सच एज हम बात करें जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, मैन एंड वुमेन ऑफ लिबरल मिडिल क्लासेस कंबाइंड देयर डिमांड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन। इसमें इन कंट्रीज़ के अंदर जो लोग रह रहे थे वो अभी भी डिमांड कर रहे थे, चाहे उसमें मैन थे या वुमेन थी, किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन की। संविधान होना चाहिए और नेशनल यूनिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है ना, कि ये मोनार्की एंड ऑल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। They took advantage of growing popular in unrest to push their demands for creation of nation state of parliamentary principle, a constitution, freedom of press and freedom of association। तो उन्होंने डिमांड रखी कि भाई पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल होना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, ओके, जो प्रेस की जो स्वतंत्रता हो, आज़ादी हो, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, ठीक है ना, ये उनकी डिमांड थी। इन द जर्मन रीजन्स, अब देखो जर्मनी में क्या हो रहा था, अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly। तो क्या हुआ, देखो जर्मन रीजन्स के अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक दल थे, हुज मेंबर, उनके जो लोग थे कौन कौन से थे? मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स पहला, बिजनेसमैन दूसरा, और तीसरा प्रॉस्परस आर्टिसंस। ये लोग इकट्ठे होकर के आए, कहाँ पे आए? फ्रैंकफर्ट एक जगह है। डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम किसको वोट करेंगे? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वोट करेंगे। ऑन 18 मई 1848 831 elected representative marched in festive procession to take their places in Frankfurt Parliament, convenced in the Church of St. Paul। तो इसमें लगभग 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने मार्च किया, जो चुन कर के लोग आए उन्होंने मार्च किया किस तरफ? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ। किस लिए? टू कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, एक जगह है चर्च पॉल यहाँ पे, वहाँ पे पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ इन लोगों ने मार्च किया। और दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन, और उन्होंने एक जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी, ठीक है ना। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हेडेड बाय द मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, जिसमें बोला गया कि मोनार्की को साइड में करो और पार्लियामेंट वहाँ पे होना चाहिए। व्हेन द डिप्यूटीज ऑफर टू क्राउन on these terms to Frederick Wilhelm IV, king of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। अब देखो जो वहाँ का राजा था फ्रेडरिक विल्हेम 14, उसने क्या किया? जो ये नेशनल असेंबली के 831 इलेक्टेड मेंबर्स ने एक प्रपोजल रखा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ओके। तो जो राजा था वहाँ का, उसने इसको रिफ्यूज़ कर दिया कि ये सब नहीं हो सकता, और वो उन सब लोगों के साथ जाकर के मिल गया जो मोनार्क को सपोर्ट करते थे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन चेक, मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली वाइल अपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अपोजिशन थी, जैसे एरिस्टोक्रेसी थी, मिलिट्री थी, ये लोग स्ट्रॉन्गर थे। द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट एरोडेड, the parliament was dominated by middle class who resisted the demands of workers and artisans, consequently lost their support। अब देखो क्या हो रहा था, जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादातर जो लोग थे वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, और उसमें जो डिमांड थी वर्कर्स की और आर्टिसंस की वो
पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए उन्होंने उनका जो सपोर्ट था वो लॉस्ट कर गए। एंड इन द एंड ऑफ ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड, और बाद में ट्रूप्स वगैरह को बुला करके जो असेंबली बनाई गई थी उसको डिसबैंड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब नेक्स्ट देखो, द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वॉज कंट्रोवर्शियल। अब ये जो इशू क्रिएट हो रहा था बार बार कि वुमेन्स को राइट मिलने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो एक कंट्रोवर्सी बन रही थी। वन विद इन द लिबरल मूवमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स, और उसमें से ही एक जो लिबरल मूवमेंट था उसमें बहुत सी वुमेन्स जो थी, महिलाएं जो थी, पार्टिसिपेट कर रही थी एक्टिवली। एंड वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, और महिलाओं ने, औरतों ने अपने खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई थी। फाउंडेड अ न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस, उन्होंने न्यूज़पेपर वगैरह खुद बनाए, ठीक है ना, और उन्होंने पार्ट लिया पॉलिटिकल मीटिंग्स जितनी भी होती थी और डिमॉन्स्ट्रेशंस जितने भी होते थे वहाँ सब में। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड, लेकिन इतना सब करने के बाद भी ये सब ख़त्म हो गया, डिनाई किया गया। और नेक्स्ट एक वर्ड यहाँ पे देख लो, फेमिनिस्ट अवेयरनेस ऑफ वुमेन राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ द जेंडर। यानी फेमिनिस्ट वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी होनी चाहिए जेंडर में। यहाँ पे वुमेन और मैन कोई भी बड़ा छोटा या नहीं है। बाकी ये देख सकते हो, द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, ठीक है, ये तुम्हें आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी सेंट पॉल के अंदर। अब देखो क्या हुआ, द सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंड टू चर्च सेंट पॉल, वुमेन वर एडमिटेड ओनली ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर गैलरी। तो क्या हुआ, जब वुमेन्स को, अब वुमेन्स लगातार डिमॉन्स्ट्रेशन कर रही है, धरना कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, अपने राइट्स की डिमांड कर रही है, तो जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, चर्च सेंट पॉल था, वहाँ पे वुमेन्स को एडमिट करने के लिए मैंने बुलाया गया, एडमिट किया गया कि ठीक है, ओके, आप आ जाओ, लेकिन उनको बोला गया ओनली एज अ ऑब्जर्वर, कि आप आओ और जो गैलरी वगैरह है वहाँ खड़े होकर के देखो, एज अ विजिटर, एज अ ऑब्जर्वर। दो कंजर्वेटिव्स फोर्स वर एबल टू सुप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। देखो क्या किया, जो कंजर्वेटिव्स लोग थे वो चाहते थे कि मोनैर्क जो है वो बना रहना चाहिए, लेकिन ओल्ड वे में नहीं, पूरा नया जो सिस्टम है अकॉर्डिंग दिस। 1848 की ये बात है। मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। कंजर्वेटिव्स ने दिमाग लगाया, सोचा कि ये बार बार फ्रांस के अंदर, अब पूरे यूरोप के अंदर या बाकी जो भी है कंट्रीज़, वहाँ पे रेवोल्यूशन हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो क्यों ना इनका एक सोल्यूशन निकाला जाए। तो उन्होंने सोल्यूशन ये निकाला कि जो ये लोग डिमांड कर रहे हैं, तो कुछ एक डिमांड्स को उनको मान लेते हैं और उनको छोड़ देते हैं, ठीक है ना, इससे हमारी मोनार्की भी बनी रहेगी और ये जो रेवोल्यूशनरीज़ हैं ये भी मान जाएंगे। हैंस in the year after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in the Western Europe before 1815। 1848 के अंदर क्या हुआ, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी उन्होंने सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अंदर एक चेंज लाया, एक चेंज इंट्रोड्यूस किया जो वेस्टर्न यूरोप के अंदर पहले से ही कर दिया गया था 1815 के अंदर। दस द सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबोलिश्ड बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस इन रशिया। द हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू हंगेरियंस इन 1867। तो कुछ रूलर्स, जो कुछ लोग यहाँ पे रह रहे थे, उनको कुछ ऑटोनॉमी वगैरह उन्होंने दे दी। हंगेरियंस की हम बात करें 1867 के अंदर, तो जितने भी सर्फडम और बॉन्डेड लेबर थी वर अबोलिश कर दिए, एंड बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया के अंदर जितने भी ये सर्फडम थे, बॉन्डेड लेबर थी, उनको अबोलिश कर दिया गया, और हब्सबर्ग के अंदर जो रूलर्स थे उनको ग्रांट की गई कुछ ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस, ठीक है ना। और यहाँ पे एक डिफ़िकल्ट जो वर्ड है दे रखा है, आइडियोलॉजी, मतलब एक विचारधारा, सिस्टम ऑफ आइडियाज़ रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड अ पॉलिटिकल विजन। आइडियोलॉजी मीन्स एक विचारधारा जो लोगों की होती है। नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। अब देखो यहाँ तक हमने पढ़ा, नेक्स्ट हम जो द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली है इसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर हमारा ये चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप स्टडी करते रहो,
जैसे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैसे 1848 के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में बताओ। एंड हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसको समझेंगे। ओके, सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।